एनडीटीवी इंडिया के बिहार पावर प्ले में आपका स्वागत है। पिछले करीब 72 घंटे से बिहार का मौसम काफ़ी खराब है। लगातार मूसलाधार बेमौसम बारिश हो रही है। कई नेताओं के प्लान चौपट हो रहे हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म के चलते कई तंबू, शामियाने, रैली कैंसिल हुई। लेकिन इस वक्त राज्य का चुनावी मौसम कैसा है? किसकी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है और कौन मारेगा बिहार की बाजी? इस पर चर्चा करने के लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से एनडीटीवी इंडिया के मंच पर स्वागत कीजिए देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह का। अमित जी आइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज अमित भाई की भी कई सारी जो रैलीज थी, जो प्लान्स थे, वो बेमौसम बारिश के चलते प्रभावित हुए। काफी बोर हो गए होंगे आप वेट करते करते कि हेलीकॉप्टर ही नहीं उड़ रहा, रैली ही नहीं हो पा रही। बोर क्या करना है भाई, ये तो बारिश आती है और कोई चारा भी तो नहीं होता है। लेकिन आपको लग रहा है ये कैंपेन पहले से ही बहुत छोटा था सर? एक तरफ दिवाली, भाई दूज, छठ पूजा, छोटा कैंपेन, उसमें जो पार्टीज कोशिश करती हैं कि गरमाए, पीक पे लेके जाएं, वो हो पाया नहीं हो पाया, प्रभावित हुआ? नहीं, सभी पार्टियों ने जब चुनाव की तिथियां तय हुई उसके पहले से ही इसको अंदाज लगा दिया था और बहुत लंबे समय से बिहार में बूथ स्तर से लेकर पटना तक पार्टियों ने अपना कैंपेन किया है। और मुझे लगता है कि अपनी अपनी बात पहुंचाने का एक सफल प्रयास सभी दल ने मिलजुल कर किया है और मतदान भी अच्छा होगा और हम लोगों के लिए परिणाम भी अच्छा आएगा। 2015 से आप बिहार के कैंपेन स्ट्रेटेजी को मास्टरमाइंड कर रहे हैं। जो पिछले 3 इलेक्शंस रहे उसमें और इसमें आप क्या फर्क देख रहे हैं? क्या खास है 2025 के चुनाव में? देखिए, एक प्रकार से बिहार देश के सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से सबसे जागरूक प्रदेशों में से एक है। ग्रामीण स्तर पर बिहार की जनता असली मुद्दों को भी जानती है, असली मुद्दों को पहचानती है और जो चुनाव में मुद्दों का एक प्रकार से बड़ा कोलाहल होता है, उसमें से मुद्दों को क्षीण करने में बिहार की जनता से बड़ा कोई जज मैंने नहीं देखा है। और इस बार भी 11 साल में डबल इंजन की सरकार, उसके पहले 9 साल नीतीश कुमार की सरकार, 20 साल में बिहार जो गड्ढे में था उसकी नींव विकास की डलने का, एक मजबूत नींव डालने का काम हो चुका है। मैं यहां पर गया जी में पितृ श्राद्ध करने आया था। पटने से गया जी जाने में लगभग मुझे 4.5 घंटा हुआ था। मैं अभी तो गया नहीं हूं, गया जी रोड से, परंतु किसी ने बताया कि अब 1.5 घंटे के अंदर गया जी पहुंच जाते हैं। यही स्थिति पूरे बिहार की है। गंगा जी पर 4 ब्रिज नए बन चुके हैं, 10 ब्रिज बन रहे हैं। कभी बिहार में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि गंगा जी पर इतने ब्रिज बन जाएंगे। आजादी के बाद बिहार के अंदर हर घर में बिजली पहुंचना, हर घर में पानी पहुंचना, ये सारी बातें अकल्पनीय लगती थी और पूरा समय नरसंहारों की चर्चा का रहता था। पूरा समय लूट, फिरौती, हत्या, डकैती, इसका चर्चा रहता था। इसकी जगह अब विकास की भूख भी जगी है और काफी मात्रा में विकास नीचे तक। तुलना करने के 2 तरीके अमित भाई। एक ये कि बिहार का इतिहास क्या था, बिहार में इससे पहले क्या हुआ। दूसरा ये कि देश में इस वक्त स्थिति क्या है। मुंबई हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, बाकी राज्यों, आपको लग रहा है उनकी तुलना में बिहार अभी भी पीछे? ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो लालू जी के शासन में, राबड़ी के शासन में जो पिछड़ापन आ गया, वो पिछड़ेपन से जब आप उभरने की शुरुआत करोगे तो वो समय तो लेगा।
इसकी तुलना इसी तरह से करनी पड़ेगी कि लालू जी का शासन आया तब बिहार कहाँ था, लालू जी का शासन गया तब बिहार कहाँ गिर कर पहुंचा, और आज वहीं से कितना ऊपर आया, इसी प्रकार से तुलना करनी पड़ेगी। पर नीतीश जी को अब करीब 20 साल हो गए, आपको लगता है एकदम एक तरीके से इनएविटेबल ही है कि एंटी इनकम्बेंसी इस वक्त में बिल्ड हो जाती है, क्योंकि लोगों को भी पता है, क्योंकि कई जो युवा पीढ़ी है उन्होंने लालू जी का तो राज देखा ही नहीं, उन्होंने तो देखा है कि नीतीश जी ने आप लोगों ने क्या किया, क्या अच्छा रहा, क्या उनको नहीं मिला, और वो उस हिसाब से आंकलन करेंगे। ऐसा है राहुल जी, ये तर्क मुझे लगता है कुछ लेफ्टिस्ट पत्रकारों ने बाजार में पॉपुलर बनाया, जिसको आप उठाकर फरते हो। युवा पीढ़ी हवा में लटक कर नहीं रहती है, अपने घर में रहती है। वहाँ उनके पिताजी भी होते हैं, बाबा भी होते हैं, माताजी भी होती है, सबसे चर्चा होती है। गांव होता है, गांव में बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं, सबको ये चीजें मालूम है। और ये बिहार के किसी भी युवा को रोड पर पकड़ कर इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल लाइन पूछ लीजिए, सब लोग ये स्वीकार करेंगे कि नीतीश बाबू के 20 साल में लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, और वो ही बिहार के विकास का मूल कारण बना। लॉ एंड ऑर्डर पहले से तो बेहतर है, पर फिर भी जैसे अभी हाल ही में मोकामा में किलिंग हुई, जो प्रत्याशी हैं जन स्वराज के पीयूष, उनके लिए जो बाहुबली थे वो कैंपेन कर रहे थे और दिन दहाड़े उनकी डेथ होती है। तो इस तरह की किलिंग्स तो अभी भी हो रही हैं सर। नहीं, छूटपूट घटनाएं तो होती है और देश भर में होती है, ऐसा नहीं है। और जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। आज ही सम्राट चौधरी जी ने इस पर कड़ा बयान भी दिया है और सख्त निर्देश भी पुलिस को दिए, चुनाव आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया है। मगर किलिंग करने वालों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है क्या, वो महत्व का मुद्दा है। पहले राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था, सीएम के साले के घर में बैठकर फिरौती का धंधा होता था। आज इस प्रकार का राजनीतिक संरक्षण कहीं पर नहीं है, और इसी के कारण लॉ एंड ऑर्डर सुधरा। पर सर सवाल ये भी तो है कि आनंद सिंह जैसे जेडीयू की टिकट पे लड़ रहे हैं, मर्डर, एक्सटॉर्शन, इलीगल पोजेशन ऑफ वेपन्स, इस तरह के संगीन आरोप हैं, आप ही के अलायंस में उनको टिकट मिली, ऐसे बाहुबलियों को टिकट क्यों? देखिए, वो जेडीयू का मामला है, अलायंस का टिकट कोई भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करती है। मगर जिस प्रकार 15 साल तक यहाँ जंगल राज रहा, ढेर सारे सच्चे झूठे मुकदमे बहुत सारे लोगों पर हुए हैं। और आप सिर्फ एनडीए क्यों, सभी पार्टी का प्रत्याशियों का सूची उठाकर देख लीजिए, सबसे कम पुलिस रिकॉर्ड वाले प्रत्याशी एनडीए में। इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बना नौकरियां। आरजेडी के तेजस्वी यादव कहते हैं कि हर फैमिली में एक सरकारी नौकरी देंगे, वो कैसे देंगे वो तो वही जाने, लेकिन उनका कम से कम ये वादा है। आपने इसका काउंटर किया कि हम 1 करोड़ नौकरियां लाएंगे, इसमें प्राइवेट और एक मिनट, आप थोड़ा आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। उन्होंने नौकरी कहा है हर परिवार में, हमने रोजगार कहा है। तो ठीक है, आप ये बताएं कि 1 करोड़ रोजगार क्या वाकई में 5 साल में संभव है? क्योंकि मैं आंकड़ा निकाल रहा था कि पिछले 20 साल में कितने हुए, तो करीब 8 लाख सरकारी नौकरियां आई प्लस प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट। 1 करोड़ रोजगार आप कैसे उत्पन्न करेंगे, क्या रोड मैप? आप सबसे पहले दिल्ली में जो लोग बैठते हैं, वो लोग रोजगार और नौकरी के बीच में बहुत बड़ी गलतफहमी डेवलप करे हैं। रोजगार स्वरोजगार भी हो सकता है, कुटीर उद्योग भी हो सकता है, एमएसएमई भी हो सकता है। एमएसएमई में काम करने वाला मजदूर को भी रोजगार मिलता है। रोजगार के कई प्रकार के अलग अलग पद्धतियों से रोजगार का सृजन होता है। मानो गांव में एक छोटी सी डेयरी बनी, तो वो डेयरी से 150 परिवारों को रोजगार मिलता है। रोजगार को नौकरी कहकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन मत खड़ा करिए। जो तेजस्वी जी ने कहा है कि हर परिवार में हम एक नौकरी देंगे और वो भी सरकारी नौकरी देंगे, तो कुल 2 करोड़ 80 लाख परिवार है,
15 लाख के आसपास के पास नौकरी है, मैं 20 भी गिन लेता हूं तो 2 करोड़ 60 लाख नौकरी चाहिए। और 2 करोड़ 60 लाख नौकरी का बी और सी और डी ग्रेड का भी तनख्वाह गिनता हूं तो एवरेज 39,000 आता है। तो 12,85,000 करोड़ रुपया चाहिए, जो बिहार के बजट से 4 गुना है। तो अगर इतनी सारी नौकरी देते हैं तो बजट में और कुछ तो हो ही नहीं पाएगा। बिजली का बिल भरना, बाकी सारी चीजें, कोई रोड, रास्ता, लाइट, असेंबली चलाना, पुलिस थाना चलाना, मगर फिर भी 4 गुना बजट चाहिए। तो तेजस्वी जी ने जो वादा किया है, इसका जवाब आपको लालू जी और राहुल जी से मांगना चाहिए कि भाई 12,85,000 करोड़ रुपया आएगा कहां से। पर आपको लग रहा है कि वायदा तो वादा है, जिसके पास नौकरी नहीं उसको लग रहा है तेजस्वी दे रहा है तो सब आपकी तरह नहीं सोचते, बिहार के वाले चतुर होते हैं। सर, आपके गठबंधन ने महिलाओं को 10,000 रुपए दिए, जिसके बाद ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या एनडीए की सरकार एक तरीके से महिलाओं को 10,000 रुपए देके उनका वोट खरीदने की कोशिश कर रही है? देखिए, यहाँ पर भी आप फिर से एक बार भ्रांति फैला रहे हो। हमने 10,000 रुपया सीड मनी दिया है, वो पूंजी के आधार पर बैंक से उनको 2 लाख रुपये का मिलेगा और इसके आधार पर वो अपना रोजगार खड़ा कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखपति दीदियों को करोड़ों की संख्या में बनाने का जो देश के सामने वादा किया है, इसकी परिपूर्ति के लिए ही ये योजना आई है। और एक राज्य लेवल का कोऑपरेटिव बनाया गया है और एक कोऑपरेटिव के माध्यम से ये जीविका दीदियों को रोजगार देने का एक कार्यक्रम है। बट इसके बाद आपने प्रॉमिस किया कि 50 रुपए मिल सकते हैं, 2 लाख रुपए भी, अगर वो कोई प्लान लेके आए जिससे कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, कोई स्टार्टअप टाइप का हो। लेकर आएगी तो नहीं, इनके ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करी है और उनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर वो अपने 2 लाख की पूंजी से एक अच्छा स्वरोजगार जनरेट कर सके, इस प्रकार की पूरा मैकेनिज्म नीचे तक का हमने बनाया। पर इसमें सवाल ये उठता है कि फिर जो आपने मध्य प्रदेश में किया या हरियाणा में या महाराष्ट्र में, जिसमें आपने प्रॉमिस किया कि एक्स अमाउंट, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग अमाउंट था, वो आप डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे महिलाओं के अकाउंट में, वो आपने यहाँ पे क्यों नहीं किया? देखिए, बिहार की रिक्वायरमेंट है कि अगर पलायन कम करना है यहाँ से तो यहीं पर स्वरोजगार उत्पन्न करना पड़ेगा। पलायन नारों से नहीं कम होगा। इसको गांव में छोटा सा रोजगार मिलेगा तो वो पलायन नहीं करेगा। आज 20-25 हजार रुपये के लिए बिहार का युवा मुंबई, गुजरात, हरियाणा, बेंगलुरु, तमिलनाडु, केरल तक जाता है। अगर उसको अपने गांव में ही 20-25 हजार रुपया छोटे से बिजनेस से मिल गया तो वो कभी गांव छोड़कर नहीं जाएगा, अपनी पत्नी के साथ, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ यहीं रहेगा, और वही हमारा प्रयास है। पर दिल्ली के चुनाव में आपने प्रॉमिस किया था कि 2,500 रुपए मिलेंगे, वो बात तो हुई लेकिन पैसा नहीं आया। ऐसा है, मैं मेरे पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक रिजोल्यूशन करता हूं कि भाई हमारी सारी नीतियों गढ़ने का काम श्री राहुल कंवल जी को दे दीजिए। राहुल जी, ऐसा होता है कि आप आधे घंटे के इंटरव्यू में पूरे देश की अलग अलग राज्य की स्थिति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का पॉलिसी क्या है और वो क्यों बना, वो समझना चाहोगे तो नहीं समझ पाओगे। इसका बड़ा फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि हर राज्य का क्या रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से राज्य के अनुकूल कौन सा योजना बनाना चाहिए। ऐसे वोट के लिए नहीं होता है जो आपके दिमाग में है। राज्य का उत्कर्ष विचार के सेंटर में होता है और वो हर राज्य की परिस्थिति के अनुकूल योजना बनानी पड़ती है। सर, बिहार में एनडीए का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, जो कुल मिला के रिलीज फंक्शन था करीब 30 सेकंड का था। वहाँ पे किसी ने कुछ कहा नहीं और सवाल ये उठा कि क्या इसलिए तो नहीं कि नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा है, ये बहुत सुबह से चल चुका, अब कोई टीआरपी इससे मिलेगी नहीं आपको। 6 लोग थे, 6 लोग 20-20 मिनट का भाषण करेंगे तो 1.25 घंटा भाषण चलेगा। सबने मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया, हमारा साझा मैनिफेस्टो है। ये चुनाव पांचों दल जो हमारे हैं, पांचों दल 5 पांडव की तरह एकजुट होकर लड़ रहे हैं और हमारा साझा घोषणा पत्र है। और घोषणा पत्र के तुरंत बाद
सभी दल के प्रमुख नेताओं ने सभी मीडिया के लोगों को लगभग पौन पौन घंटा तक इंटरव्यू दिया है, तो जवाब देने में किसी को तकलीफ नहीं है। नहीं, पर जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में उस वक्त के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तबीयत एक बड़ा मुद्दा बना, आपको लग रहा है कि नीतीश जी की सेहत इस वक्त एक इशू है इस इलेक्शन में? शायद आप कैंपेन को ढंग से फॉलो नहीं करे हो। वो हर रोज 5 सभाएं कर रहे हैं। 5 गांव में बिहार में जाना अपने आप में अच्छी सेहत का परिचायक माना जाता है। नहीं, ये बात सही है, वो गए, पढ़ के स्पीच दे रहे हैं। आज उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किया। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपके पुराने तमाम इस पे जवाब सुने, लेकिन इस पे क्लैरिटी नहीं मिली कि अगर एनडीए चुनाव जीतती है तो क्या नीतीश कुमार ही दोबारा चीफ मिनिस्टर होंगे या 50 बार मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन मैं बताता हूं सर क्यों है। आप बोल रहे हैं कि नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पे डिक्लेयर किया। सवाल सिंपल ये है कि कहीं एकनाथ शिंदे तो नहीं हो जाएगा नीतीश जी का? मैंने फिर से एक बार मैं स्पष्ट कर देता हूं, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई एनडीए में कंफ्यूजन नहीं है, फैलाना भी नहीं चाहिए। जहां तक प्रत्याशी मुख्यमंत्री तय करने का एक संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से सारे एमएलए बैठकर इसको तय करते हैं, जो चुनाव के बाद हो सकता है। अगर आप हमारे सारे उम्मीदवारों को यहाँ से चुनाव आयोग बनकर निर्वाचित घोषित कर दो तो कल ही कर देते हैं। नहीं सर, वो तो बिहार की जनता को ही करना है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि चुनाव के बाद होता है। सर, इस चुनाव में आपके पहले 2014 से पहले साथी रहे प्रशांत किशोर अपनी किस्मत आजमा रहे। जन स्वराज आंदोलन उन्होंने किया, 3 साल अलग अलग जगह पे जा रहे थे। उनके कैंपेन को, उनकी पार्टी के चांसेस पर आपका आंकलन क्या है? मैं इस तरह से क्यों वो हर एक व्यक्ति को अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है, प्रचार का अधिकार है। प्रशांत किशोर जी अपना प्रचार बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। 1550 पार्टियां इस देश में है, अब 1551 है, तो हम तो लड़ते हैं जो हमारे सामने लड़ता है इसके सामने। नहीं, पर क्या आपको ये चिंता है कि जो भी वो वोट लेंगे, जितना भी लेंगे, हो सकता है कि वो एनडीए का वोट ज्यादा? देखो राहुल, हम 160 के आसपास सीटें जीतेंगे, बचा कूचा सब में बटेगा। 160। और आपको ये कॉन्फिडेंस है कि इस वक्त बीजेपी अपना बेस्ट एवर परफॉर्मेंस बीट कर पाएगी? अभी दूसरा चरण, थोड़ा प्रचार वहां पर पिकअप नहीं हुआ है। बीजेपी की सीट बाय सीट आकलन करना अभी दूसरे चरण का बहुत कठिन है, परंतु जो ओवरऑल मैक्रो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बना है, एनडीए गठबंधन 160 के आसपास सीट जीत कर आएगा और जो बचा है वो सारा सब में बटेगा। तो आपको उनसे कोई खास चिंता नजर नहीं आ रही? मतलब कि ठीक है वो ट्राई करते मुझे किसी से चिंता नहीं है। ये ज्यादा 2020 की तुलना में ज्यादा आसान चुनाव है, ज्यादा, क्योंकि उस टाइम पे कोविड था, लोग वापस आए थे बिहार। एंटी इनकम्बेंसी का लेवल हाई है या लो है उससे? हर चुनाव का एक अपना डायनेमिक्स होता है और इसके हिसाब से चुनाव उस वक्त के राजनीतिक प्रवाह के हिसाब से चलते हैं। कोई चुनाव सरल नहीं होता है। जनता के सामने 5 साल जो सरकार चलाई इसका हिसाब किताब रखना होता है और अगले 5 साल का प्लानिंग रखना होता है और जनता इसको स्वीकार करे ऐसी विश्वसनीय तरीके से रखना होता है। तो कोई चुनाव सरल नहीं होता है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे लिए चुनाव सिर्फ एमएलए एमपी जिताने के लिए नहीं होता है। हमारी आइडियोलॉजी को, देश की स्थिति के बारे में हमारी नीतियों को जनता के सामने पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। यहीं से हमें अच्छे नेता भी मिलते हैं, अच्छे कार्यकर्ता भी मिलते हैं। तो हमारे दृष्टि से चुनाव लोक संग्रह का भी एक बड़ा कारण होता है, लोक संपर्क का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो हम हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं और अच्छे से लड़ते हैं। सर, पिछले 10 साल में बीजेपी 2015 में जितनी मजबूत थी, बिहार में उससे ज्यादा मजबूत हुई है। मेरे जहन में ये सवाल आता है कि आपने अकेले लड़ने का फैसला क्यों नहीं किया? क्योंकि 2015 में 53 सीटें आई आपकी। क्या आपको लग रहा है कि तब से अब ज्यादा मजबूत होगी? जेडीयू तब से कमजोर हो गई है,
आरजेडी में उतना दम है नहीं, अकेले लड़ते तो क्या होता? देखिए, यूपी में 2017 में हमारी 325 सीटें आई थी, फिर भी हम 22 में अकेले नहीं लड़े, साथियों को लेकर लड़े। तो ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी होती है। हम कितने राजनीतिक रूप से ताकतवर हुए वो जरूरी नहीं है। हमारे जो सहयोगी है इसके साथ रहकर किस तरह से जिस राज्य में चुनाव है इसका विकास करना और किस तरह से सम विकास के साथ सभी को प्रतिनिधित्व देना, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना पॉलिसी है। हम मोदी जी के नेतृत्व में अकेले 272 सीटें पाए थे। हमने सरकार एनडीए का बनाया था, 19 में भी एनडीए का सरकार बना, 24 में भी बना। एक जो सवाल उठता है बीजेपी के जब कार्यकर्ताओं से, स्थानीय नेताओं से बात करते हैं, वो ये कि बीजेपी में बिहार में कोई पैन बिहार नेता, आपने तमाम 4 आपने चीफ मिनिस्टर स्ट्राइक किए, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर स्ट्राइक किए अलग अलग टाइम पर, आपको लगता है कि ये एक कोई जो पैन बिहार नया अगली पीढ़ी का एक जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है, नीतीश जी लालू जी के टाइम से एक जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है, बीजेपी का पैन बिहार नेता को? देखिए, बीजेपी नेता नहीं बना सकती। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर सकती है। नेता बनाने का अधिकार और प्रक्रिया दोनों जनता को करना होता है। मैं मानता हूं कि इस बार भी बिहार की जनता तय कर लेगी कि पैन बिहार बीजेपी के नेता कौन है। बहुत अच्छे युवा नेता हमारे पास है, हर जाति से है, हर वर्ग से है और जियोग्राफिकली बहुत सिमेट्रिक तरीके से बिहार में हमें अच्छा नेतृत्व मिला। सर, अभी 23 अक्टूबर को सीबीआई ने आईआरसीटीसी स्कैम में चार्जेस दायर किए, जो कि लैंड परचेज था पुरी में, रांची में, आईआरसीटीसी के होटल्स पे। तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए, चुनाव के बीच में सरकारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का सरकार इस्तेमाल कर रही है ऑपोजिशन को परेशान करने। देखिए राहुल जी, मेरी तो आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट से अपेक्षा है कि राजनेता क्या बोलते हैं इसके आधार पर सवाल नहीं पूछना चाहिए, वास्तविकता क्या है इसके आधार पर। ये जिस एफआईआर का आप बात कर रहे हो, ये 3 साल पहले हुआ था, इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ, इसके बाद में चार्जशीट भी हो चुका है। जब चार्ज फ्रेम करने की बारी आई, ये स्टे लेकर बैठ गए। स्टे चलता रहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे चुनाव के एंड मौके पर उठाया, तो सेशन कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। इसमें चुनाव के वक्त क्या हुआ है? 3 साल पहले एफआईआर रजिस्टर हो गई थी। और मैं तो मानता हूं कि तेजस्वी जी ने इस तरह के बचाव करने की जगह आगे कोई भ्रष्टाचार ना करे तो कोई भी केस नहीं होगा। इतने सारे घपले घोटाले भ्रष्टाचार करे हैं तो केस तो होंगे ना। पर तेजस्वी जी को लगता है कि एनडीए उनके ऊपर लालू राज का या जंगल राज का ठीकरा फोड़ती, कह रही भाई बदल गया है बिहार, पार्टी बदल गई है, हम नया। उन्होंने बदला है क्या? मैं आज भी बिहार की जनता को कहता हूं, जंगल राज चेहरे और भेष बदलकर आज भी आ रहा है। रोक सके तो रोक लेना। गलती से भी अगर महाठगबंधन की सरकार आ गई तो फिर से जंगल राज आएगा। नहीं, पर तेजस्वी कहते कि मेरे पिता का था, उस टाइम पे हम सोशल रिफॉर्म कर रहे थे, हम करेंगे अच्छा से काम। 17 महीने उनका दावा है कि जब हमारी सरकार थी, मैं डिप्यूटी सीएम था, तो कहाँ था जंगल राज? मतलब वो कह रहे हैं 17 महीने में मुख्यमंत्री तो नीतीश जी थे, कहाँ? और लालू जी और तेजस्वी जी का पता क्या है? एक ही घर में रहते हैं। आरजेडी के सारे लोगों ने लालू जी के पैर छूकर मैंडेट लिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जंगल राज उसी प्रकार का आएगा अगर ये सत्ता में आएंगे। भेष और चेहरा बदल जाएगा। जरा संभल कर बिहार वालों वोट करना। सर, बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, यहाँ पे लैंड एक्विजिशन में, ज़मीन लेने में हमेशा मुश्किल रहती है। ऐसे में बिहार में औद्योगिकीकरण की जो ज़रूरत है उसका समाधान क्या है? क्योंकि अगर लैंड एक्वायर करने में इतनी दिक्कत है, इंडस्ट्री लगाने में दिक्कत है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो? देखिए, ढेर सारा रास्ता निकला भी है। बरौनी का कारखाना फिर से शुरू हो गया है, पेट्रोलियम रिफाइनरी आ रही है। आज पूरे देश में बिहार सबसे ज़्यादा इथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य भी बना है। आईटी पार्क भी आया है। पीयूष भाई यहाँ बैठे हैं, उन्होंने यहाँ मित्र पार्क, पीएम मित्र पार्क भी दिया है।
बेगूसराय में ढेर सारी चीज़ें हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है और आगे पर भी होती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दलों ने, साथी दलों ने मिलकर जो घोषणा पत्र बनाया है, हमने बहुत सोच समझ कर बनाया है, इसके पर कई दिनों तक काम हुआ है और हमने एक भी वादा ऐसा नहीं किया है जो वादा हम पूरा न कर पाए। सर, आपके होम मिनिस्टर के टर्म का एक बहुत बड़ा वायदा यह है कि 31 मार्च 2026 तक आप नक्सलिज्म को ख़त्म कर देंगे। 3 कुख्यात नक्सली हैं, हिडमा है, उसमें गणपति हैं और दियोजी हैं। इनको आप कब तक या पकड़ देंगे या मार देंगे? नहीं, मैंने कहा ही 31/3/2026। नहीं, अभी इतनी देर से बच कैसे, हिडमा इतनी देर से बच कैसे रहा है आपसे? अरे ऐसा नहीं होता है, मुझे यहाँ से खड़े होकर आपका हाथ पकड़ लेना ऐसा नहीं है भाई। एक समय था जब नक्सलवाद की थियोरी फैलाने वाले पशुपति टू तिरुपति का रेड कॉरिडोर की बात करते थे। देश के 130 से ज्यादा जिलों में फैले हुए थे, आज 11 जिले बच गए हैं और विशेष रूप से नक्सल प्रभावित 3 ही जिले बचे हैं और ढेर सारे नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं, अरेस्ट भी हुए हैं, सरेंडर भी हुए हैं और मैं मानता हूं कि ये हिंसक आंदोलन की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। अब जो थोड़ा बहुत बचा है 31 मार्च के पहले सुरक्षा एजेंसियां पूरा कर दी। पर आपको ये चिंता है कि जो सरेंडर हो रहे हैं, अब आपके डर से अगर सरेंडर हो रहे हैं, सरेंडर होने के बाद क्या गारंटी है कि वो जो नक्सल विचारधारा है उसको फिर से वो नहीं स्प्रेड करेंगे? ऐसा है, सरेंडर होने के बाद 6 माह तक हमारे साथ रहना है। इनके लिए एक रिहैब सेंटर बनाया गया है। रिहैब सेंटर के अंदर साइकियाट्रिस्ट की व्यवस्था है, इनकी रोजगार कौशल विकास की, स्किल डेवलपमेंट की भी योजना है। इनको पुनर्वसन करने के लिए भी हमने योजनाएं बनाई है और जो दुर्दांत नक्सली है, जिन पर कम भरोसा किया जाता है सकते, उस पर नज़र रखने की भी व्यवस्था है। और कुछ भी हुआ, इसके बाद में भी कुछ हो ही सकता है, मगर पुलिस कहीं गई नहीं है, पुलिस जस की तस वहीं है। अगर बाद में भी कोई कुछ करेगा तो पुलिस उसको मजबूत जवाब देगी, मगर 31 मार्च के बाद इस देश में नक्सलवाद कहीं नहीं। अगर हिडमा या गणपति कहीं देख रहे हैं एनडीटीवी को अपने फोन पे, तो गृह मंत्री के तौर पे क्या मैसेज है? नहीं, मैंने तो 2500 बार कहा है कि भाई हथियार डाल दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ। ये कहाँ हथियार डालने वाले हैं सर? ये नहीं डालेंगे हथियार। वो आप मिले हो हिडमा तो को तो नहीं, मुझे मैं तो कोई नहीं मिला, मैं तो सिर्फ ढेर सारे लोगों ने डाले हथियार। मैं तो आशा करता हूं अगर नहीं डालेंगे तो हमारा अभियान चालू है। जिसके हाथ में हथियार है पुलिस उस पर कार्यवाही करेगी। ढेर सारे लोगों को न्यूट्रलाइज किया है, ये काम भी चालू ही रहेगा। सर, एनडीटीवी की टीम के कुछ साथी हैं, उनमें से मैं कुछ सवाल लेता हूं। हमारे मैनेजिंग एडिटर अखिलेश शर्मा है। अखिलेश, आप सवाल पूछेंगे। नमस्ते अमित भाई, मेरा प्रश्न ये था कि आपने यहाँ पर घुसपैठ का जो मुद्दा है बिहार में प्रमुखता से उठाया है। इससे पहले पड़ोसी राज्य झारखंड के चुनाव हुए थे, वहाँ पर भी घुसपैठ का मुद्दा काफ़ी प्रमुखता के साथ उठाया गया था। कितना वास्तविक मुद्दा ये है? क्योंकि बिहार में हमने देखा कि जब एसआईआर हुआ तो उसके बाद जो आंकड़े आए हैं वो कम से कम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर घुसपैठ हुई है। देखिए, 65 लाख मतदाता कम हुए, उसमें से कुछ को मृत्यु के कारण कम हुए, कुछ अन्य राज्यों में गए इसलिए, मगर 35 लाख मतदाता ऐसे हैं जो यहीं रहते थे और उनका नाम मतदाता सूची से कटा है और उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। अब हमारे लिए घुसपैठिया हटाओ ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। मैं आपके मंच के माध्यम से बिहार की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या बिहार की मतदाता सूची में घुसपैठियों का नाम वोटर के नाते रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? इसमें 2 दलों की राय स्पष्ट है। हमारे विरोध में जो ठगबंधन बना है वो कहता है कि मतदाता सूची में घुसपैठियों का नाम होना चाहिए, उनको मताधिकार मिलना चाहिए। और हम स्पष्ट रूप से मानते हैं देश भर की मतदाता सूची से चुन चुन कर घुसपैठियों को निकाल बाहर करना चाहिए, जो एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग कर रहा है। हमारे विरोधी जो है, चाहे लालू जी की पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो,
वो एसआईआर का विरोध इसलिए कर रही है कि घुसपैठियों को उन्होंने अपनी वोट बैंक माना है। ये चुनाव जीतने का दृष्टि से घुसपैठियों पर स्टैंड तय करना ठीक नहीं है। हम मानते हैं कि हम पहले डिटेक्ट करेंगे, पहचानेंगे, डिलीट करेंगे, मतदाता सूची से निकालेंगे और फिर डिपोर्ट भी करेंगे। और ये प्रक्रिया इसलिए जरूरी है कि देश कोई धर्मशाला नहीं है। यहाँ मत देने का अधिकार, इस देश का शासन तय करने का अधिकार केवल और केवल उसको मिलेगा जो इस देश में जन्मा है और जो इस देश का नागरिक है। अगले साल बड़ा चुनाव पश्चिम बंगाल में, वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि एसआईआर हम यहां होने नहीं देंगे, जो आएगा उसके खिलाफ उनकी पार्टी कहती कार्रवाई। राहुल कहाँ जी रहे हो भाई? यहाँ पर भी बड़ा रैली निकाला था, घुसपैठिया बचाओ रैली निकाला था, क्या हुआ? एसआईआर हो गया। नहीं, पर राहुल गांधी ममता बनर्जी नहीं है सर, ये तो आपको भी मालूम है। नहीं ठीक है, देखो भाई, ये तो देश के सभी दल ने तय करना चाहिए कि संविधान के हिसाब से उनको चलना है या नहीं चलना है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की। जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है तो संविधान ने एक आर्टिकल से उनको ताकत दी है कि मतदाता सूची में वही लोग होंगे जो भारत में जन्मे हैं, जो 18 साल से बड़ी आयु के हैं। अब जो भारत में नहीं जन्मे हैं या भारत के नागरिक नहीं है, उसको चुनाव आयोग निकालना चाहता है। इसका विरोध करना है नहीं करना, हर दल को तय करना है। जनता देख रही है, जनता निर्णय करेगी इसका। हमारे साथी हैं विकास भदौरिया, वो आपसे सवाल पूछेंगे। विकास जी, अमित भाई, मेरा सवाल ये है कि बिहार में चुनाव उस वक्त हो रहे हैं जब काठमांडू नेपाल जला और जैन जी ने वहाँ पर एक आंदोलन किया सोशल मीडिया के प्रतिबंध को लेकर, और उसके बाद एक प्रयोग बिहार में भी करने की कोशिश की गई। विपक्ष के नेताओं ने अपने बयानों के जरिए जैन जी को भड़काने की कोशिश की। लद्दाख में उसका एक परिणाम भी सामने आया। आपको लगता है कि जैन जी को विपक्ष की तरफ से जो कोशिशें की गई भड़काने की, आंदोलन खड़ा करने की, तो यहाँ पर जैन जी उतनी ज़्यादा समझदार है जितनी पड़ोसी मुल्कों में नहीं है? देखिए, ये नेपाल नहीं है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है और हमारा युवा भी देश के निर्माण में लगा है। मैं नहीं मानता इस प्रकार के कोई आंदोलन भारत में संभावना है। हमारी साथी हैं पद्मजा जोशी, वो आप सवाल करेंगी। अमित शाह जी, बिहार में खास तौर पर कई सारी लोकल पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टीज़ हैं, और कुछ जो अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही हैं। अब उनको ये डर है कि चुनाव नतीजे के बाद अगर एक साफ मैंडेट नहीं मिलता है तो कहीं उनके साथ जोड़ तोड़ की कोई कोशिश तो नहीं होगी। वो आपसे आश्वासन चाहते हैं। अभी से आश्वासन मैं दे ही देता हूँ, कोई साफ मैंडेट नहीं आने वाला, ऐसा नहीं है। 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनने का, तो वो चिंता तो वो करे ही नहीं, ज्यादा वोट प्राप्त करने की चिंता करें। सर, इस चुनाव में पलायन को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। आपके हिसाब से पलायन के मुद्दे का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है स्ट्रक्चरली इस प्रॉब्लम को, ताकि बिहारी जो लोग हैं युवा, वो मुंबई जाके, गुजरात जाके, दिल्ली जाके ना काम करना पड़े, उनको यहीं पे मिले, उसका स्ट्रक्चरल सोल्यूशन क्या है? मैंने जो पहले कहा वही है। स्वरोजगार खड़ा करना, छोटे छोटे उद्यमों का शुरुआत करना, इसके साथ बड़ी इंडस्ट्री को भी लगाना, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से बिहार के युवाओं को स्वरोजगार देकर, पूंजी देकर उनको अपने काम के अंदर जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमारे पास बहुत बड़ा एक ब्लूप्रिंट भी है। मगर पहले बिहार की स्थिति ऐसी थी, 2015 में मैं कई गांवों में गया था, वहाँ पर कुछ दुकानों पर लिखा था कि मोबाइल चार्ज करने की दुकान। वो लोग छोटा सा एक जनरेटर सेट लगाते थे, क्या कहते हैं इसको, इन्वर्टर, या वो लगाते थे और मोबाइल चार्ज कर, पैसे से मोबाइल चार्ज कर, ये रोजगार था, क्योंकि घर में बिजली ही नहीं थी। आज कम से कम पूरे बिहार में मोबाइल चार्ज करने की दुकान कहीं पर नहीं है। हर घर में पानी भी है और हर घर में शौचालय भी है, हर घर में गैस भी। बिहार के लगभग 3.5 करोड़ मतदाताओं को हर महीना 5 किलो अनाज मुफ्त मिल रहा है। 1,30,00,000 घरों में गैस का सिलेंडर गया है, 1,40,00,000 घरों में शौचालय गया है और बिजली हर घर में पहुंची।
44 लाख घर हम दे चुके हैं और 50 लाख घर देने का 5 साल में हमने प्लानिंग किया है। 33 लाख घर भारत सरकार देने वाली है, बाकी के 17 लाख घर यहाँ की हमारी नई चुनी हुई एनडीए की सरकार देगी। तो एक नींव जो बनानी थी वो नींव बन चुकी है। अब उसका स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर स्वरोजगारी को बढ़ावा देने का काम करना। हमारी वरिष्ठ एंकर है सुचारिता कुकरेती, वो एक सवाल पूछेंगी। सुचारिता। गृहमंत्री जी, हर राजनीतिक दल अपने दम पर सरकार बनाने की सोच रखता है। बीजेपी बिहार में कब अपने दम पर सरकार बना लेगी? देखिए, हर दल अपने दम पर सरकार बनाने की सोच रखता है, वो आपकी बात ठीक नहीं है। हर दल अपने आप को एक्सपांड करने का प्रयास करता है और करना भी चाहिए, ये लोकतंत्र का मूल लक्षण है। परंतु जब राजनीतिक सिद्धांतों के मेल खाने के बाद जो गठबंधन होता है, सरकार तो गठबंधन की ही होती है। देश में आधा दर्जन सरकार है जहां पर पूर्ण बहुमत होने के बावजूद हमने साथियों को हमारे साथ रखा है। तो हर दल को एक्सपांड करना ही चाहिए, अपने आइडियोलॉजी की स्वीकृति का बेस भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए। परंतु जब राजनीतिक दलों का मिलकर चुनाव के पहले गठबंधन होता है तो सरकार तो वो गठबंधन की ही होती है। सर, जिस तरीके से आपने नक्सलिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्या आपको लगता है कि ड्रग्स कार्टेल्स के खिलाफ भी उसी तर्ज पर, उसी अग्रेशन के साथ लड़ाई लड़ना संभव है? देखिए, नक्सलियों के खिलाफ भी लड़ाई बहुत लंबे समय से चल रही है। सुर्खियों में इसलिए आया कि 1.5 साल पहले मैंने कहा कि 26 मार्च तक ये समाप्त हो जाएगा। ड्रग के खिलाफ भी हमारी लड़ाई लगभग 4 साल से बहुत अच्छे प्लानिंग के साथ चल रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, तहसील लेवल तक से लेकर भारत सरकार तक इसका एक पूरा तंत्र बनाया गया है और वो तंत्र बहुत अच्छे तरीके से सफल हुआ है। विगत 3 साल में हर बार ड्रग की मात्रा, पकड़ने की मात्रा और ड्रग के व्यापार करने वालों को अरेस्ट कहाँ करने का रिकॉर्ड हम ही हमारा रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अब समय आ गया है कि ड्रग के व्यापार को पर शिकंजा कसने की जगह कार्टेल पर शिकंजा कसने का, जिससे ये नेटवर्क हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 4 साल में भारत की सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर ड्रग के कार्टेल को, चाहे वो जिला स्तर का होगा, प्रदेश स्तर का होगा या राष्ट्रीय स्तर का होगा, उसको ध्वस्त करेगी। और तीनों प्रकार के एंट्री पॉइंट, एक तो दरिया से आता है, दूसरा पाकिस्तान के रास्ते से आता है, तीसरा ब्रह्मदेश म्यांमार के रास्ते से आता है। तीनों रास्तों पर रोकथाम करने के लिए हमने पुख्ता इंतजाम कर दिए। आप कह रहे हैं कि 2029 तक जैसे आप नक्सलिज्म को खत्म कर देंगे, कम से कम ड्रग्स की एंट्री को खत्म करने की आपकी कोशिश होगी? बहुत कोशिश नहीं, हम सफल भी होंगे और बहुत अच्छे प्लानिंग के साथ हमारे सुरक्षा बलों ने इसका आयोजन किया है। सर, आपकी सरकार का वादा था कि जो लोग फाइनेंशियल फ्रॉड करेंगे, वित्तीय घोटाले करेंगे, उनको आप अंतर्राष्ट्रीय जहां पर भी वो कहीं पे हो वहां से खींच के भारत लाएंगे। कोई आया तो है नहीं अब तक। जितने भी बड़े बड़े भगोड़े थे उनमें से कोई तो आप 1-2 पकड़ के लाएं, किसी को दिखाएं। देखिए, ये आपको भी मालूम है, एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। कई प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अपने अपने देश के कानून, अपने अपने देश की अदालतें को पार कर कर ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है। परंतु हमने देश के अंदर इसके लिए भारत नेट की स्थापना की है, सीबीआई के अंदर, जो देश भर में जितने भी भगोड़े हैं इनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू करना, रेड कॉर्नर नोटिस इशू करना, उसके बाद इंटरपोल का उपयोग कर कर उनको पकड़ना, पकड़ने के बाद प्रत्यार्पण का एक पूरा प्रक्रिया करना। इसके लिए भारत सरकार ने सभी एजेंसियों का, कुछ दिन पहले ही मैं गया था, ये पूरी 2 दिन की वर्कशॉप कर कर उसका एक एसओपी हमने बना लिया है। 2 साल से प्रयास चल रहे हैं। लगभग अब तक 2 साल में 42 भगोड़ों को हम लाने में सफलता मिली है। कुछ लोगों का वहाँ की अदालत की प्रक्रिया में केस चल रहे हैं, मगर बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कई लोग ऐसे हैं जो पकड़े गए हैं, वहाँ की अदालतों ने उनको संरक्षण दिया, जेल में ही है,
परंतु अदालत में उनका केस चल रहा है प्रत्यार्पण के लिए। तो न्यायिक प्रक्रिया तो करनी पड़ेगी और न्यायिक प्रक्रिया कर कर वापिस भी आएंगे, मगर कोई ऐसा नहीं है जिसके पीछे एजेंसी न हो। पहले जो यूपीए की सरकार थी उसको एजेंसियों का डर ही नहीं था। हमारी सरकार आने के बाद, नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद कम से कम पीछा हो रहा है, वहां पकड़े जा रहे हैं, वहां जेल में बैठे हैं और जेल से, वहां की जेल से यहाँ की जेल में लाने की प्रक्रिया भी चल रही। अमित शाह साहब, वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन मैं एक फिलोसॉफिकल सवाल पूछना चाहता हूं, वो ये कि जिस दिशा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश के लोकतंत्र को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, लगातार जब भी वो बोल रहे हैं वो एक तरीके से डेमोक्रेसी को डिलेजिटमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, वोट चोरी करती है। क्या आपको लगता है कि एक शंका क्रिएट करने की कोशिश हो रही है देश के वोटरों में कि वाकई में आप लोग जीत के आते हैं या बैकडोर से कोई एंट्री मार के आते हैं? देखिए, 11 साल से प्रयास चल रहा है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष द्वारा, और राहुल जी के कांग्रेस के प्रमुख नेता बनने के बाद, पहले अध्यक्ष बनने के बाद फिर विपक्ष के नेता बनने के बाद, इस प्रयास को काफ़ी गति मिली है। मगर मुझे देश की जनता को पूरा भरोसा है, इस देश में अदालतें भी हैं, अदालतें न्यूट्रल हैं, वो हर आरोप को लेकर रोड पर ही जाते हैं, कहीं अदालत में नहीं जाते। संसद में बहस नहीं करते हैं, संसद छोड़कर वॉकआउट कर देते हैं। मैं आज देश की जनता को ये भी बताना चाहता हूं, उनका आरोप है, खड़गे जी हो या राहुल जी, कि हमें बोलने नहीं देते। संसद की मिनट टू मिनट कार्यवाही का रिकॉर्ड होता है। संसद के अंदर हर दल को बोलने का प्रोरेटा मौका मिलता है। कांग्रेस पार्टी को प्रोरेटा से 10% टाइम ज्यादा दिया है, मगर राहुल जी को जब हम कांग्रेस पार्टी से के वो टाइम देते हैं तब वो विदेश होते हैं, फिर एक दिन अचानक आ जाते हैं और कहते हैं आज मुझे बोलना है। तो ऐसे नहीं हो सकता है। संसद अपने नियमों से चलती है। जब कांग्रेस पार्टी का टाइम होता है तब कौन बोलेगा वो राहुल जी ही तय करते हैं, हम नहीं कर सकते। वो बोले ना, पूरे कांग्रेस पार्टी के टाइम में वो बोल सकते हैं, आधा दिन तक बोलते रहे, मगर मटीरियल है नहीं। 10 लाइन के बाद तकलीफ पड़ती है तो फिर बहाना बनाकर वो वॉकआउट कर जाते हैं। कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ चुकी है। कुछ भी अच्छा हो इसको स्वीकारने की इनकी मानसिकता नहीं है। वो जीतते हैं तो टप से शपथ ले लेते हैं, चुनाव आयोग पर कोई सवाल नहीं होता। तो भाई तमिलनाडु में क्यों शपथ ली आपने, तेलंगाना में क्यों ली, हिमाचल में क्यों ली, बंगाल में आपके सहयोगी दल क्यों ले रहे हैं? तब तो चुनाव आयोग अच्छा होता है। हार जाते हैं तो कहते हैं चीटिंग हुआ है। और देश की जनता भी शुरू में तो थोड़ा आप जैसे लोग गंभीरता से लेते थे, मगर आपको भी खाना पूर्ति करने के लिए अब सवाल पूछना पड़ता है। सबके मन में मालूम है कि ये गलत प्रचार है। इस देश के चुनाव आयोग को और इस देश के न्याय तंत्र को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत किया गया है। 75 साल की हमारी मैच्योर डेमोक्रेसी के अंदर, और अब उसको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। प्रभावित करने का एक प्रयास इंदिरा गांधी जी ने किया था जब आपातकाल डाला था, और उसके बाद सैन्य प्रक्रिया को बदलते हुए चुनाव आयोग ने अपने आप को मजबूत किया है, और अदालतों ने भी ढेर सारे ऐसे जजमेंट देकर ये पूरी प्रक्रिया को बहुत पारदर्शी बनाया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो अब आरएसएस को बैन करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने भी 100वां साल हुआ, उन्होंने कहा कि आरएसएस को सरकार को बैन करना चाहिए, उनकी डिमांड आई। नहीं, मगर उन्होंने कोई कारण नहीं दिया। राहुल जी, हम सब जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था है जिसने मुझ जैसे देश के करोड़ों युवाओं को देश बनाने के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया है, देशभक्ति के संस्कार दिए हैं, डिसिप्लिन के संस्कार दिए हैं। और हमें ये भी देखना चाहिए कि आरएसएस से निकले हुए ही 2 लोग इस देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं, और शायद दोनों इस देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों में से एक माने जाते हैं। तो आरएसएस का योगदान देश के विकास में, देश के समाज को सही दिशा दिखाने में
देश में सज्जन शक्ति का संग्रह करने के लिए और युवाओं को सिर्फ अपने लिए नहीं, देश के लिए भी जियो, इस रास्ते पर ले जाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। खड़गे जी की मंशा तो मैं समझ रहा हूं, मगर वो कभी बढ़ नहीं आएगी। आरएसएस की स्थापना से 100 साल हो गए हैं। बहुत बड़ा योगदान संघ का इस 100 साल में रहा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। करोड़ों लोग ऐसे निर्माण किए हैं जो देशभक्ति के रास्ते पर चढ़े हैं। संघ के पास हजारों ऐसे लोग हैं जिनके पास ना अपना खुद का घर है, ना बैंक अकाउंट है, ना परिवार है। केवल और केवल भारत माता की सेवा करने के लक्ष्य के साथ वो निकले हैं। मैं मानता हूं कि ऐसे देशभक्त संगठन को, सज्जन शक्ति के संग्रह करने वाले संगठन को देश की जनता ने बल देना चाहिए। जो लोग इस पर बैन लगाने की बात करते हैं उनको मालूम नहीं है कि चुनाव चल रहा है। जनता इसका जवाब यही मतदान में दे देने वाली है। सर, राजनीतिक मैदान में जो कर रहे हैं उसके जुदा मैंने सुना है कि आजकल आप खादी को प्रमोट करने में काफ़ी रुचि ले रही है। इंटरेस्ट कहाँ से जगा कि खादी को इस वक्त पे ज़्यादा प्रमोट किया जाए? राहुल जी, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, सर्दियों के अलावे आपने मुझे कभी भी खादी के कपड़े बगैर देखा ही नहीं होगा। मैं 16 साल का था तब से खादी पहन रहा हूँ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने खादी को प्रमोट करने की शुरुआत की और आज खादी ग्राम उद्योग अपने कई गुना टर्नओवर बढ़ाकर एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने तो सभी लोगों को अपील भी की है कि देश के हर परिवार ने कम से कम 5,000 रुपये का खादी साल में खरीदना चाहिए। हमारे देश की रोजगारी का समस्या का समाधान भी इसमें है और आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी का बहुत बड़ा सफलता खादी अभियान से हो सकता है। और मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में खादी का कंसेप्ट जो महात्मा गांधी ने देश को दिया था वो और मजबूत होगा और देश को भी मजबूत। चलिए, अगली दफा जब आपसे इंटरव्यू होगा वो खादी पहन के होगा। इस बार तो वेलवेट है, चलिए, अच्छी बात है। बाकी इंटरव्यू से क्या हुआ मालूम नहीं, इतना तो सफलता मिला कि राहुल जी खादी पहनेंगे। चलिए, 100% अगला इंटरव्यू खादी। अब आप जल्द से जल्द दे दीजिए ताकि फटाफट हम खादी खरीद हम अभी ही खरीद लेंगे, लेकिन जब भी मौका मिले तो फिर से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी उम्मीद ये है कि जो बादल हैं वो थोड़े छटें, कैंपेन हो, हमें भी थोड़ा घूमने फिरने का मौका मिले। नहीं, कल से मौसम विभाग ने कहा है ठीक ठाक ही होगा। कल प्रधानमंत्री जी का भी 2 रैली है, 1 रोड शो है। मैं आशा करता हूं कि कल मौसम अच्छा रहेगा और राजनीतिक दलों को जनता के पास जाने का मौका मिलेगा। अमित शाह साहब, आप जुड़े एनडीटीवी पावर प्ले के इस मंच पर, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। बेबाकी से आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। लोग ये आरोप लगाते हैं कि सवाल पूछे नहीं जाते या फिर आप जवाब नहीं देते। सवाल पूछे भी गए और आपने तमाम सवालों के जवाब भी दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद राहुल। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह। थैंक यू सर।